स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी यक्ष प्रश्न। प्यास से चटकते गले को 25 पैसे वाली कुल्फी से तर करने का युधिष्ठिर का प्रयास सफल न हो सका। पैसे तो बर्बाद हुए ही, गला और ज्यादा सूखने लगा। बार बार हसरत भरी नजरों से वह आंगन में लगे नल को देख लेता, पर कलाई पर बंधी घड़ी को देखते ही उसकी बेचैनी दुगनी हो जाती। 6 बजने में अभी पूरे 2 घंटे बाकी थे। तब तक तो शायद उसका जनाजा निकल चुका होगा, उसने खींच कर कहा। वह पथराई आंखों से सड़क को देखने लगा। मई की धूप में चिलचिलाती डामर की सड़क उसकी आंखों में सुई सी चुभ रही थी। वह मन ही मन उस दलाल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करने लगा जिसने इस मनहूस जगह पर लाभ पटका था। वैसे दोष दलाल का भी नहीं था, उन लोगों को खुद ही ठीक से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, पर तब इतना सब्र कहाँ था। पिताजी की मृत्यु के साथ ही चचेरे भाइयों के तेवर बदल गए थे। कृष्ण नगर की उस बड़ी सी कोठी में रहना असंभव सा हो गया था। वह अकेला ही होता तो कोई चिंता नहीं थी, कहीं भी रहता, पर साथ में माँ थी, 4 छोटे छोटे भाई थे, सबको लेकर कहाँ जाता। महानगर की सड़कें नापते हुए उसकी किस्मत दलाल का रूप लेकर उसे यहाँ ले आई थी। घर जिस दिन देख गया था अच्छा ही लगा था। साफ सुथरे 4 कमरे थे, बिजली, नल, आंगन, सभी कुछ था। अच्छी लोकेलिटी थी। 200 रुपए महीने पर इससे ज्यादा की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन सामान लेकर यहाँ आते आते उन लोगों का दम निकल गया था। लग रहा था जैसे किसी दूसरे शहर में ही बसने जा रहे हों। पता नहीं क्या सोचकर लोग इतनी दूर दराज कॉलोनियों में घर बना लेते हैं। सामान से लदा उनका टेम्पो जैसे ही घर के सामने रुका, आसपास की खिड़कियों पर कई जोड़ी आंखें टिक गई थी। वे लोग ऑटो रिक्शा से उतरे, तब तक पसीने से तरबतर भीम पड़ोस के घर में घुस गया था। वह शायद पानी मांगने पहुंचा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद 2 गिलासों को 3/4 भरकर एक महिला प्रकट हुई। गिलासों को उसके हाथों में पकड़ाकर उसने फटाक से दरवाजा बंद कर लिया। देखते ही देखते आसपास की सारी खिड़कियों के पट भी बंद हो गए। इस हड़बड़ाहट का कारण उन्हें शीघ्र ही समझ में आ गया, क्योंकि एक विशालकाय महिला खिड़की बंद करते हुए बुदबुदा रही थी। 1 2 नहीं, पूरे 5 हैं। पीने पे आए तो मेरा पूरा मटका ही खाली कर देंगे। बात भले ही गुस्से में कही गई थी, पर 16:15 आने सच थी। आगरे वाली एक सुराही तो भीम खड़े खड़े गले में उलट लेता था, और अब तक किसी ने उस पर ऐतराज भी नहीं किया था। चाचा ताऊओं के उस संयुक्त परिवार में खाने को लेकर चकचक मची रहती थी, पर पानी पीने का प्रतिबंध नहीं था। पर यहाँ तो 2 गिलास पानी भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा, जबकि सोचकर चले थे कि अड़ोस पड़ोस से पानी लेकर पहले घर को धो पहुंच लेंगे। गिलास वापस करने के बहाने नकुल ने पड़ोस का दरवाजा खटखटाया तो एक मरियल सा लड़का डरते डरते बाहर आया। उसने सहमते हुए बताया कि नल सुबह शाम केवल 15-15 मिनट को आते हैं। प्रेशर इतना कम रहता है कि पीने भर का पानी मुश्किल से भर पाते हैं। नहाने धोने के लिए किसी हैंडपंप का या कुएं का सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए भी उनके मालिकों की चिरौरी करनी पड़ती है। हैंडपंप कहाँ है? नकुल ने उत्सुकता से पूछा। लड़के ने दाहिने हाथ की तरफ इशारा किया। दूर सड़क के उस छोर पर हरे रंग का एक बंगला चमक रहा था। उन लोगों को लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। नकुल ने 2 बाल्टियां उठाई, छोटे ने पीतल की एक गागर, और निकल पड़े। जब उन लोगों को गए आधा घंटे से ऊपर हो गया तो मंझले दोनों भी उनकी टोह में चले गए। जाते समय भीम तौलिया और साबुन भी लेते गया। बोला सुविधा हुई तो वहीं नहा लूंगा। और अब इस बात को भी 1 घंटे से ऊपर हो गया था। युधिष्ठिर की अधीरता का स्थान पहले क्रोध ने, फिर चिंता ने ले लिया था। वैसे चारों साथ में थे, डरने की कोई बात नहीं थी। फिर भी भीम के कारण आशंका थी। अक्खड़ आदमी है,
कब किससे भिड़ जाएगा कहा नहीं जा सकता। नई जगह में श्री गणेश ही किसी वारदात से हो अच्छा नहीं लगता। विचारों का बोझ जब ऐसे हो गया तो युधिष्ठिर उठा और मकान में ताला डालकर उसी दिशा में चल पड़ा जहां वे चारों गए थे। करीब 1.5 फलांग चलने के बाद ही वह उस बंगले तक पहुंच पाया। लोहे का बड़ा सा नक्काशीदार फाटक बंगले को भव्यता प्रदान कर रहा था। दोनों ओर सीमेंट के खंभों में हिंदी और अंग्रेजी नेम प्लेटें जड़ी हुई थी। वाई एक्स राज रिटायर्ड डीएसपी। युधिष्ठिर का मन उल्टे पैरों लौट जाने को हुआ। रिटायर्ड होने पर भी डीएसपी खौफ खाने की चीज होती है। फिर उसके छोटे भाइयों का सवाल था, क्या पता चारों के चारों पानी की चोरी के आरोप में हिरासत में ले लिए गए हों। उसने हिम्मत करके फाटक खोला। हर क्षण अपने को किसी खूंखार कुत्ते के संभावित आक्रमण के लिए तैयार करता हुआ वह आगे बढ़ा। पूरे वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा व्याप्त था। पोर्टी को पार कर उसने बटन के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा जैसे प्रतीक्षा में ही खड़ा था, अपने आप खुल गया। सामने ही एक बड़ी सी मेज और उसके पीछे पूरी वर्दी में लैस डीएसपी महोदय उस समय कुछ लिख रहे थे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर नमस्ते की, जिसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। उसने गला खखार कर कुछ कहना चाहा, तब जाकर उनकी समाधि भंग हुई। चश्मे के ऊपर से झांक कर बोले, कहाँ चले गए थे बरखुरदार? चलो इधर, यहाँ मेरे सामने बैठो। युधिष्ठिर ऐसे कांपा जैसे उसका सम्मन आ गया हो। गनीमत थी कि उन्होंने कुर्सी की ओर इशारा किया, नहीं तो वह फर्श पर ही बैठ गया होता। उनकी कड़कती आवाज ने उसका खून सुखा दिया था। वह बुदबुदाकर कुछ कहना चाह रहा था कि वे गरजे, तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। जी, उसने घुटी घुटी आवाज में कहा और सफाई के लिए शब्द तलाशने लगा। बताओ, जनता का वेतन भोगी शासक कौन है, कंडक्टर या कलेक्टर? जी, ऊंचा सुनते हो क्या? और डीएसपी महोदय ने अपना प्रश्न दोहरा दिया। युधिष्ठिर की उत्सुकता ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने थोड़ा आगे बढ़कर झांका। मेज पर वर्ग पहेलियों के कागज बिखरे हुए थे। सारा माजरा उसकी समझ में आ गया। इस पुलिस अधिकारी को बुढ़ापे में यह बौद्धिक कसरत करते देख उसे दया आ गई। साथ ही वह यह भी समझ गया कि अब छुटकारा असंभव है। एक बार पुलिस थाने से सकुशल लौटा जा सकता है, पर पहेली वालों से पिंड छुड़ाना मुश्किल है। तुमने जवाब नहीं दिया बरखुरदार। युधिष्ठिर का आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा था और सेंस ऑफ ह्यूमर भी। उसने कहा, सर मेरे ख्याल से तो कंडक्टर ही असली शासक है। क्या बकते हो? वे चीखे। जानते हो कलेक्टर राजा होता है, राजा। और वे अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। आप ठीक कह रहे हैं सर, पर कितने लोग इस राजा को देख पाते हैं, जबकि कंडक्टर के महाप्रतापी शासन को रोज ही भुगतना पड़ता है। आपको कभी सिटी बस में बैठने का इत्तेफाक हुआ है? कभी राज्य परिवहन की बसों में यात्रा की है? हाँ, सरकारी काम से 2-4 बार गया हूँ। उस समय तो आप खुद ही राजा होंगे। कंडक्टर की महानता को आप नहीं समझेंगे, लेकिन पहेली वाला समझ लेगा, तभी तो। ठीक है, ठीक है, उन्होंने इशारे से उसे रोकते हुए कहा, पर शायद वे संतुष्ट नहीं हो पाए थे। इसीलिए उन्होंने एक कूपन में कंडक्टर और एक कूपन में कलेक्टर लिख दिया। बेचारों की सारी उम्र कलेक्टर को सैल्यूट मारते गुजरी थी। अब आ जाइए दूसरे क्लॉज पर। उन्होंने क्लास में डिक्टेशन देने वाले मास्टर साहब की अदा में पढ़ना शुरू किया। अपनी बात दूसरों के गले उतारने में कौन ज्यादा माहिर है, लीडर या प्लीडर? वैसे ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सीधा सा उत्तर है प्लीडर। बेचारा रोटी ही इस बात की खाता है। गुस्ताखी माफ हो सर, मेरी राय जरा आपसे अलग है। युधिष्ठिर ने लखनवी अंदाज में क्षमा याचना करते हुए कहा, प्लीडर तो बेचारा अदालत में ही सिर खपाता है, मुद्दई और मद्दाले से आगे नहीं बढ़ता। पर लीडर से बचने का कोई उपाय नहीं है। हर गली में, हर चौराहे पर ये आपसे टकरा जाएंगे। अगर न सुनना चाहें
तो लाउड स्पीकर से घर तक पीछा करेंगे। और फिर अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करके उसने रहस्यमय अंदाज में कहा, और सर, किसी के गले सीधे से बात न उतरे तो लीडर गला भी उतरवा लेता है। आपको शायद पता न हो। राइट, राइट यू आर, डीएसपी महोदय ने कहा और ठहाका मारकर इतनी जोर से हंसे कि दरो दीवार तक हिल गए। पुलिस की नौकरी में जिंदगी गुजार दी और तुम कहते हो मुझे पता नहीं? यंग मैन, दो दो बार फायरिंग केस में फंस चुका हूँ, समझे? पर उसकी मेहरबानी से बेदाग बच गया। और उन्होंने ऊपर की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए। शायद उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया था। वैसे युधिष्ठिर ने जब ऊपर देखा तो उसकी आंखें दो भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों से ही टकराई थी। मिस्टर राज इस बीच कूपन भर चुके थे। दोनों में उन्होंने लीडर ही लिख दिया था। अब फटाफट तीसरा शब्द भी देख लें। इनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। ड्यूटी या ब्यूटी? भाई, मैं तो पुलिस का आदमी हूँ, ड्यूटी पर ही जोर दूंगा। वैसे आज का नौजवान ब्यूटी पर मरता है। युधिष्ठिर को भी अब मजा आने लगा था। बोला, सर, जमाना कंपटीशन का है, चाहे ड्यूटी हो या ब्यूटी। जरूरत है कि ड्यूटी में भी ब्यूटी हो, तभी बात बनती है। ड्यूटी में ब्यूटी? जरा तफसील से बताओ भाई। जैसे सर, साल भर आराम फरमाते रहो पर इंस्पेक्शन के दिनों में बाल बिखराकर घूमो, ऑफिस में दिन भर पांव पसारे सोते रहो और घर जाते समय फाइलों का एक गट्ठा साथ में जरूर हो। घर में चाहे पानी उठाकर न पिए, पर पत्रकार सामने हो तो दफ्तर में झाड़ू लगाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। वाह, मिस्टर राज ने दिल खोलकर दाद देते हुए कहा, ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं समझा गया कोई। आईजी बनकर रिटायर होता। वे बड़ी देर तक गुमसुम बने, इस बात का मातम मनाते रहे। उस चुप्पी ने युधिष्ठिर को खुलकर सांस लेने का मौका दिया और उसी राहत ने उसे याद दिलाया कि वह यहाँ क्यों आया था। साहस बटोर कर मूल प्रश्न पर आना ही चाहता था कि मिस्टर राज ने फिर से पेन उठा लिया। हाँ तो बताओ, देश के लिए क्या अधिक जरूरी है, नसबंदी या नशाबंदी? दोनों ही बहुत खतरनाक चीजें हैं श्रीमान। एक ने इंदिरा राज को डुबो दिया तो दूसरी ने मोरारजी देसाई का बेड़ा गर्क कर दिया। पर पहले एक गिलास पानी मिल जाता। गला बहुत सूख रहा है, उसने गले को सहलाते हुए कहा। ओह श्योर श्योर, डीएसपी महोदय ने कहा और खुद ही पानी लाने चल दिए। युधिष्ठिर तय नहीं कर पा रहा था कि यहाँ से भाग ले या एक गिलास पानी की खातिर शेष पहले से भी दो चार हो ले। तभी उसे लगा कि कोई पुकार रहा है। मुड़कर देखा, पोर्च में एक खंबे की आड़ में अर्जुन खड़ा था। नालायकों, इतनी देर का दबा गुस्सा जैसे उफन कर बाहर आने को हुआ। बड़े भैया, धीरे बोलिए। अर्जुन ने इशारा किया तो वह धीरे से उठकर बाहर आ गया। कहाँ गायब हो गए थे तुम सबके सब? वह गुर्राया। गायब हम हुए थे कि आप? पूरा मोहल्ला छान मारा, आधे घंटे से पानी लिए दरवाजे पर खड़े हैं। कहाँ मिला पानी? यहीं पड़ोस में एक छोटी सी कॉटेज और फार्म है, उसी के कुएं पर हैंडपंप फिट है। बढ़िया पानी है, खूब नहाते रहे हम लोग। और यहाँ चिंता के मारे मेरा दम सूख गया था। घर से निकला तो यहाँ फंस गया। मैं समझ गया था आप यहीं होंगे, अर्जुन ने कहा। मैं खुद मुश्किल से जान छुड़ाकर भागा हूँ। लेकिन आदमी मजेदार है, पूरी मशीन गन है। दनादन ऐसे सवाल पूछता गया कि दिमाग का फ्यूज उड़ गया। बहरहाल, आपको मजा आ रहा हो तो बैठिए, मेहरबानी करके चाबी दे दीजिए। नल आने को है, एक आध घड़ा पीने का पानी न भरा गया तो कल अम्मा आते ही कोर्ट मार्शल कर देंगी। क्या कहा? नल आने को है? युधिष्ठिर ने चोर नजरों से दरवाजे की ओर देखते हुए कहा और सीधे फाटक की राह ली। उनका बुनियादी सवाल हल हो गया था।